यह है पुरुष नायक एडम, जिसने सूरज को छुआ और भस्म भी नहीं हुआ। इसके बजाय उस प्रचंड गर्मी ने उसे सूर्यदेव में बदल दिया, लेकिन उसके पुनर्जन्म के पहले ही दिन उसकी गर्लफ्रेंड, जो कैंपस की सबसे सुंदर लड़की है, उससे ब्रेकअप कर लेती है। उसे एक टॉप टियर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है और मानती है कि उसके जैसा एक आम इंसान उसके लायक नहीं है। वह एक कमजोर सा बहाना बनाती है, यह कहकर कि वे दोनों अलग अलग दुनिया से हैं, इस उम्मीद में कि वह हकीकत को समझेगा और उससे चिपका नहीं रहेगा। उसे लगता है कि उसके फैसले में कुछ भी गलत नहीं है। वह मानती है कि उनके अलग अलग हालातों ने उन्हें अलग होने के लिए ही बनाया है। नायक बस आसानी से ब्रेकअप के लिए मान जाता है, जिससे वह पूरी तरह से चौंक जाती है। उसे बिना कुछ सोचे समझे मुड़कर जाते हुए देखकर उसे एहसास होता है कि वह उसके लिए कुछ भी नहीं है और उसे रोकने के लिए आवाज लगाती है। वह उसकी तरफ देखता है, क्या और कुछ है? वह शांत होने का नाटक करती है और रूखेपन से कहती है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगी। वह उसे कुछ सेकंड तक घूरता है, फिर कहता है, इतने वहम में रहना बंद करो, सुअर कहीं की। यह सुनकर उसका सारा संयम तुरंत टूट जाता है और वह शर्मिंदगी से भर जाती है। नायक आसपास खड़े लोगों की बातें सुनकर बस हंसना चाहता है। उसे क्या पता था कि उसका पैसा और पढ़ाई की उपलब्धियां एक साल में बेकार हो जाएंगी। दुनिया आध्यात्मिक ऊर्जा की वापसी के दौर में प्रवेश करेगी, जिससे एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, जो सामाजिक नियमों को पूरी तरह से बदल देगा। साधना का युग शुरू होगा और ताकत ही नया मानक बन जाएगी। अपने पिछले जीवन में नायक एक आम इंसान था जो उस प्रलय से मुश्किल से बच पाया था। उसने अनगिनत उत्परिवर्तित जानवरों को तबाही मचाते और शहरों को नष्ट करते देखा, लेकिन वह आखिर में बच नहीं पाया और एक जानवर के मुंह में दफन हो गया। मौत की उस ठंडक में उसका गुस्सा और बदले की इच्छा चरम पर पहुंच गई और उसने खुद को ब्रह्मांड के एक इंटरमीडिएट सिस्टम से जोड़ लिया। सिस्टम ने उसे 1 साल पहले भेज दिया, आध्यात्मिक ऊर्जा की वापसी से। इस सिस्टम में ब्रह्मांड के स्तर पर गणना करने की क्षमता है और उसने आध्यात्मिक प्राणियों के साथ उसके संपर्क के आधार पर एक साधना तकनीक बनाई है। इस समय किसी और ने यह ध्यान नहीं दिया है कि आध्यात्मिक ऊर्जा वापस आने वाली है। नायक यह सब कुछ अपने लिए जमा करना चाहता है। पास के एक बिलबोर्ड पर मछुआरों द्वारा एक विशाल इबालोन खोजने और पेड़ों के अचानक बहुत बड़े हो जाने की खबरें चल रही हैं। खबरें न तो जनता को साफ साफ दिलासा दे रही हैं और न ही इन बदलावों से इनकार कर रही हैं, बल्कि वे बस सभी से सतर्क रहने का आग्रह कर रही हैं। नायक के लिए यह सरकार की तरफ से एक छिपी हुई चेतावनी है, उसके देश द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक जानी पहचानी तरकीब, लोगों को चेतावनी देने और उनके बीच विश्वास बनाने की। नायक ऑनलाइन अजीब खबरें ढूंढ रहा है और उसका ध्यान तुरंत एक रिपोर्ट पर जाता है। शिंगबे यूनिवर्सिटी के बाहर यूवी रेडिएशन असामान्य रूप से तेज है। ऑनलाइन लोग इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। वे कहते हैं कि उनके आसपास तो मौसम ठंडा और बादलों वाला है, जबकि रिपोर्ट का दावा है कि शिंगबे यूनिवर्सिटी में तापमान झुलसा देने वाली गर्मी तक पहुंच गया है। 74 डिग्री सेल्सियस। शक से भरे कमेंट्स को देखकर हीरो मुस्कुराता है, यह जानकर कि उसका पहला बड़ा मौका आ गया है। 15 मिनट बाद वह शिंगबे यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्कूल के एंट्रेंस पर है। अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए, यह गर्मी यकीनन सामान्य नहीं है। जमीन पर पड़ रही सूरज की रोशनी आंखों को चौंधिया देने वाले धब्बे बना रही है और यहां तक कि सिक्योरिटी गार्ड भी अपनी पोस्ट छोड़ रहे हैं। गर्मी सहन न कर पाने के बावजूद हीरो झुलसा देने वाले तापमान को झेल रहा है। जिस पल उसकी उंगली रोशनी की एक छोटी किरण को छूती है, सिस्टम की आवाज उसके कान में गूंजती है। यांग एट्रीब्यूट में उतार चढ़ाव का पता चला, यांग एट्रीब्यूट डेटा अनलॉक किया जा रहा है। रोशनी की किरणें तुरंत उसके शरीर के चारों ओर लिपट जाती हैं और वह एक चकाचौंध करने वाले धमाके के साथ फट जाता है। जो गार्ड अभी अभी जा रहे थे, वे अस्थायी रूप से अंधे और हैरान हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है।
वे जो नहीं जानते वह यह है कि हीरो का शरीर धधकती आग की तरह जल रहा है। दर्द उसकी हड्डियों तक को झुलसा रहा था, तभी सिस्टम घोषणा करता है, म्यूटेशन सफल रहा, आपको गोल्डन यांग ब्रीदिंग टेक्निक मिली है। त्सिंगबे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड फांगी पहुंचती है। उसकी सुंदरता कई पुरुष छात्रों को आकर्षित करती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। अचानक उसके पीछे रोशनी की एक चमक फूटती है और स्कूल का पब्लिक एड्रेस सिस्टम बज उठता है। सभी छात्रों को चेतावनी, मुख्य गेट के पास न जाए। वह स्कूल की चेतावनी सुनते हुए अपनी भौहें सिकोड़ती है। इस बीच हीरो का शरीर रोशनी और कालिक से ढका हुआ है और गोल्डन यांग ब्रीदिंग टेक्निक उसके शरीर में घूम रही है, जो अशुद्धियों को बाहर निकाल रही है जो काली धूल में बदल जाती हैं। सिस्टम बताता है कि अगर वह इस टेक्निक में महारत हासिल कर लेता है तो उसके शरीर में एक बदलाव आएगा और वह सूर्यदेव बन जाएगा। सिस्टम उसे बधाई भी देता है और उसे 50 कंपाइलेशन पॉइंट्स देता है। वह नहीं जानता कि ये क्या है, लेकिन जैसे ही वह ब्रीदिंग टेक्निक का उपयोग करता है, धूप वाला आसमान अचानक एक पल के लिए अंधेरा हो जाता है, जिससे कई छात्रों का ध्यान आकर्षित होता है। उसी समय प्रिंसिपल नॉर्थ गेट पर पहुंचते हैं और भीड़ को तितर-बितर करना शुरू कर देते हैं। उनके पीछे मिलिट्री यूनिफॉर्म में लोगों का एक समूह अलग ही नजर आता है। उनका लीडर प्रिंसिपल को नॉर्थ गेट सील करने का आदेश देता है। हीरो उनके आने को नोटिस करता है और तुरंत वहां से निकलने का फैसला करता है। उसके जाने के कुछ ही देर बाद वह रहस्यमय मिलिट्री ग्रुप उस जगह पहुंच जाता है जहां वह था। मिलिट्री की महिला जमीन पर पड़ी कालिख को छूती है, उसे सूंघती है और तुरंत यह निष्कर्ष निकालती है कि इसे किसी इंसान ने बनाया है। एक और व्यक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा के संपर्क में आया है, वह खुद से बड़बड़ाती है। सुचिंगेंग यह सुन लेती है और सड़क की ओर देखती है, जहां उसे एक जानी पहचानी आकृति दिखाई देती है। क्या वह है? वह फुसफुसाती है, लेकिन वह जल्दी ही इस विचार को मन से निकाल देती है, खुद को यकीन दिलाते हुए कि वह किसी भी तरह से त्सिंगबे यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं ले सकता था। अपने ग्रेड्स के साथ 1 घंटे बाद नायक घर वापस आ जाता है और सूरज की रोशनी सोखकर अपनी साधना का अभ्यास कर रहा है। उसे अचानक अपने किए हुए हंगामे की याद आती है और सोचता है कि क्या यह खबर में आया होगा। वह अपना फोन उठाता है और ऑनलाइन खोजता है और तुरंत ही स्पिरिचुअल एनर्जी एसोसिएशन नामक एक फोरम से आकर्षित हो जाता है। उसे याद आता है कि यह 1 साल पहले ऑनलाइन स्थापित किया गया था, लेकिन हर कोई इसे एक मजाक समझता था। अब आध्यात्मिक ऊर्जा की बहाली के साथ यह एक बहुत बड़ी बात बन गई है। वह जानता है कि यह कोई साधारण मामला नहीं है और इसे सरकार द्वारा समर्थित एक रहस्य के रूप में देखता है। वह फोरम खोलता है और विभिन्न साधना स्तरों को देखता है। पहला स्तर प्रेत देव साधना है, जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जा की साधना के लिए अपने शरीर का उपयोग करना शामिल है और आध्यात्मिक हथियार बनाना। दूसरा स्तर आत्मा आवाहन है, जो एक साधक को स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा उधार लेने की अनुमति देता है, ताकि वह एक दिव्य रक्तरेखा को अनलॉक कर सके और आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा बना सके। हालांकि ऑनलाइन कई लोग इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। नायक साइनेशन ऑफिस के बारे में एक पेज पर विशेष ध्यान देता है। अपने पिछले जीवन में उसने इतने कड़े नियमों वाले संगठन के बारे में कभी नहीं सुना था। वह निर्देशों का पालन करता है और गोल्डन योंग श्वास तकनीक का प्रदर्शन करना शुरू कर देता है। उसके शरीर का तापमान तेजी से घटता बढ़ता है और वह जलती हुई लपटों से घिरा हुआ हवा में तैरने लगता है। वह समझता है कि पहला कदम प्रेत हवेली ऊर्जा की साधना के लिए अपने शरीर का उपयोग करना है। स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक हथियार सोखना और फिर दिव्य हवेली का पुनर्निर्माण करना है। आध्यात्मिक ऊर्जा की एक धारा उसके सिर के ऊपर संघनित होती है, जिससे दिव्य हवेली बनती है। जिस क्षण यह पूरा होता है, एक अभूतपूर्व शक्ति उसके शरीर में दौड़ जाती है। उसने आधिकारिक तौर पर प्रेत हवेली 1 स्टार को पार कर लिया है। उसे सिस्टम के कंपाइलेशन पॉइंट्स याद आते हैं।
जो किसी भी वस्तु पर अलौकिक गुण डाल सकते हैं। इसका परीक्षण करने के लिए वह पानी के एक गिलास को देखता है और सिस्टम उसे संकेत देता है। क्या आप इस वस्तु में यांग विशेषता डालने के लिए एक कंपाइलेशन पॉइंट का उपयोग करना चाहते हैं? इससे उसके संदेह की पुष्टि हो जाती है। वह वस्तुओं को अलौकिक कलाकृतियां बनाने के लिए उन पर जादू कर सकता है। वह अपनी पुश्तैनी तलवार पर अपने पॉइंट्स का उपयोग करने का फैसला करता है, इस उम्मीद में कि वह इसे अपना निजी हथियार बना लेगा। देर हो चुकी है, इसलिए वह इस प्रयोग को कल के लिए टाल देता है। जैसे ही वह सोता है, अंधेरे में खून जैसी लाल आंखों की एक जोड़ी दिखाई देती है। इस बीच एक गगनचुंबी इमारत के ऊपर एक विशेष सूट में एक महिला, जिसके मुंह में लॉलीपॉप है, इमारत से छलांग लगाने से पहले एक माइक्रोफोन में बोलती है। अचानक महिला को एक म्यूटेटेड बीस्ट की आभा महसूस होती है, जो घनी आबादी वाले क्षेत्र में घुस गया है। अपने संपर्क को सूचित करने के बाद वह तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ती है। जो लोग ऊपर देखते हैं, उन्हें केवल एक धुंधली सी झलक दिखाई देती है, क्योंकि वह रात में एक प्रेत की तरह चलती है। इस बीच नायक अपनी बढ़ी हुई सुनने की शक्ति के कारण एक तेज, चुभने वाली आवाज से गहरी नींद से जाग जाता है। घोस्ट मेंशन रेल में सफलता पाने के बाद उसे एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही वह अपना दरवाजा खोलता है, एक बड़ा काला साया उस पर झपटता है। अचानक हुए हमले के बावजूद वह तुरंत उसे एक उत्परिवर्तित जानवर, एक खरगोश के रूप में पहचान लेता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वह धीमी गति में चल रहा हो। पलक झपकते ही उसका शरीर सुनहरी रोशनी से चमक उठता है और वह इमारत के लोगों को खतरे में डाले बिना उस जानवर की ओर बढ़ता है। वह खरगोश को पकड़कर बाहर फेंक देता है। सूरज की रोशनी से धधकता हुआ उसका शरीर उसके पीछे जाता है और खरगोश के पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है। वह जानवर मुकाबला भी नहीं कर पाता। तुरंत उसके पेट के बीचों बीच एक बड़ा छेद हो जाता है। वह उत्परिवर्तित खरगोश अभी भी मरा नहीं था। उसकी यांग ऊर्जा को सोखने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसका मुकाबला नहीं कर पाता। उसकी शक्ति से वह जानवर तुरंत फट जाता है। आंखों को चौंधिया देने वाली रोशनी की चमक से इमारत के अंदर के लोगों को, जो अभी भी जाग रहे थे, लगता है कि दिन निकल आया है, लेकिन जब वे अपनी खिड़कियों से बाहर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अभी भी रात है। फटे हुए खरगोश के अवशेष, उसके शरीर का हर टुकड़ा एक सुनहरी रोशनी छोड़ रहा था। खरगोश की आंखें नायक के पैरों पर आकर गिरती हैं। वह उन्हें अपने पैर के नीचे कुचलने से पहले बेरुखी से देखता है। वह उस जानवर की बेवकूफी पर हंसता है। एक अंधकार गुण वाला जीव होने के नाते उसने एक यांग गुण वाली शक्ति को सोखने की कोशिश की, जो उसकी प्राकृतिक दुश्मन थी। वह सोचता है कि अगर वह एक सामान्य इंसान होता तो इस इमारत में हर कोई इस खरगोश का शिकार बन गया होता। इस मुठभेड़ ने और ज्यादा साधना तकनीकें इकट्ठा करने के उसके इरादे को और मजबूत कर दिया। उसके जाने के कुछ ही देर बाद स्पेशल सूट वाली महिला ऊपर से प्रकट होती है। यह देखकर वह पूरी तरह से दंग रह जाती है कि जिस खरगोश का वह पीछा कर रही थी, वह अब बिखरे हुए अवशेषों का ढेर बन चुका है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ, लेकिन वह जानती है कि उसे अंधकार गुण वाले अवशेषों को बरामद करना है। हालांकि जैसे ही वह एक टुकड़े के लिए हाथ बढ़ाती है, यांग ऊर्जा का एक झोंका उसका हाथ जला देता है। यह यांग गुण वाली शक्ति बिल्कुल वैसी ही है जिसकी उसने यूनिवर्सिटी के नॉर्थ गेट पर जांच की थी। यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। वह जानती है कि आध्यात्मिक ऊर्जा की बहाली से पहले ज्यादातर लोगों में धातु, लकड़ी, पानी जैसे सामान्य गुण होते थे। आग और पृथ्वी यांग गुण तो पांडा की तरह दुर्लभ है। वह स्थिति की जानकारी अपने सीनियर को देती है। लाइन के दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी छा जाती है और फिर एक आदेश जारी किया जाता है। वह रहस्यमयी महिला, जो एक विशिष्ट सैन्य इकाई की सदस्य है, को उसके नए आदेश मिलते हैं। इस डरावनी प्रतिभा वाले कल्टीवेटर को ढूंढो और उसे संगठन में भर्ती करो, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े।
वह मामले की गंभीरता को समझती है और तुरंत अपने दूसरे मिशन दूसरों को सौंप देती है। वह एक शक्तिशाली जिज्ञासा से प्रेरित होकर रुकने और नायक को खोजने का फैसला करती है, उस व्यक्ति के बारे में जिसके पास अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ यांग गुण है। इस बीच उत्परिवर्तित खरगोश से लड़कर मानसिक रूप से थका हुआ नायक साधना करते हुए धूप सेंकने का फैसला करता है। सुनहरी रोशनी की धाराएं उसके शरीर में समा जाती हैं, जो उसके सिर के ऊपर इकट्ठा हो रही हैं। उसे लगता है कि वह सफलता के करीब है। वह जानता है कि घोस्ट मैंशन के हर नए स्तर पर पहुंचने के लिए दिव्य मैंशन को सक्रिय करना पड़ता है। यह महसूस करते हुए कि यही सही समय है, वह अपनी पूरी ताकत से गोल्डन यांग श्वास तकनीक का इस्तेमाल करता है। सुनहरी रोशनी की धाराएं उसके दिव्य मैंशन के चारों ओर घूमने लगती हैं और वह एक अदृश्य दिव्य कुल्हाड़ी चलाता है। एक जोरदार धमाके के साथ आगे वार करके वह घोस्ट मैंशन 2 स्टार पर पहुंच जाता है। अब उसकी नसों में सुनहरी रोशनी दौड़ रही है। वह समझ जाता है कि उसकी यह तेज तरक्की उस छिपी क्षमता की वजह से है, जिसे उसने अपनी पहली सफलता में पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया था। अब से कोई और तमाशा खड़ा करने से बचने के लिए वह अपनी प्रगति बहुत सोच समझकर करेगा। वह पहाड़ों में एक सुनसान जगह पर जाता है। वह अपने कंपाइलेशन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके अपनी तलवार को यांग गुण से भर देता है। एक पल में तलवार से सुनहरी रोशनी फूट पड़ती है, जो उसे एक रहस्यमयी चमक से ढक लेती है। सिस्टम सफल कंपाइलेशन की पुष्टि करता है। वह इसे आजमाने के लिए बेचैन है। वह तलवार को आगे घुमाता है और उसकी जबरदस्त गर्मी तुरंत उसके सामने मौजूद ढेर सारे पानी को भाप बना देती है। इस हंगामे से शर्मिंदा होकर वह जल्दी से उस जगह से चला जाता है। कुछ ही देर बाद जहां वह था वहां से धुएं का एक गुबार उठता है। वह महिला निराश होकर वहां पहुंचती है। वह बस एक बबल टी खरीद ही रही थी कि उसे नायक की ऑरा महसूस हुई, और अब वह फिर से जा चुका है। अचानक वह चलते चलते रुक जाती है। वह तबाही का मंजर देखकर पूरी तरह दंग रह जाती है। और जो बात इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली है, वह यह है कि उसे सोचना होगा कि इस पहाड़ी को कैसे ठीक किया जाए। फिर उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव आ जाते हैं। उसे उसके पीछे छूटी हुई ऑरा महसूस होती है। यह घोस्ट मैंशन 2 स्टार है। कल रात ही तो वह सिर्फ 1 स्टार पर था। उसका आश्चर्य और बढ़ जाता है जब उसे एक आध्यात्मिक हथियार की ऑरा का भी पता चलता है। वह जानती है कि उसके पूरे संगठन के पास सिर्फ 2 या 3 आध्यात्मिक हथियार हैं, और भले ही वे बेहद दुर्लभ हैं, पर उन्हें बनाने की तकनीकों पर एसोसिएशन का पूरा एकाधिकार है। वह इस बात से हैरान है कि नायक को पता नहीं कैसे उन्हें बनाना आता है। इस बीच नायक सड़क पर चल रहा है, यह सोचते हुए कि क्या वह एक हथियार पर अलग अलग गुणों को मिला सकता है। आखिर सिस्टम किसी भी तकनीक को कंपाइल कर सकता है। अचानक एक न्यूज़ अलर्ट पर उसकी नजर पड़ती है। उसे एहसास होता है कि वह अपने सुराग मिटाना भूल गया है। लोगों ने उसकी मचाई तबाही देख ली है और वे सामने आने वाले शुरुआती साधकों में से हैं। हीरो का लक्ष्य एक ऐसी जगह खोजना है जहां स्पिरिचुअल एनर्जी फिर से बन रही हो, और उसकी रक्षा के लिए हीरो को एक नई स्पिरिचुअल एनर्जी रेस्टोरेशन लोकेशन के बारे में भी बताया जाता है। यह जानकारी उसकी दिलचस्पी बढ़ा देती है। वह जगह एक लावा की गुफा है। क्योंकि उस जगह की खासियत उसकी अपनी खासियत से मेल खाती है, हीरो टीम में शामिल होने के लिए मान जाता है। अगले दिन एक टीम मीटिंग पॉइंट पर पहुंचती है, जिसमें एक औरत और 3 आदमी होते हैं। उन 3 आदमियों को यह नहीं पता था कि सुनहरे बालों वाली वह औरत असल में स्पिरिचुअल एनर्जी एसोसिएशन से है। वह ऑनलाइन लोगों की भर्ती कर रही थी, यह देखने के लिए कि किसमें एसोसिएशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किए जाने की काबिलियत है। वह अपने कॉन्टेक्ट्स का पूरा इस्तेमाल कर रही थी। आखिर स्पिरिचुअल एनर्जी एसोसिएशन सरकार का हिस्सा है। आखिरकार हीरो वहां पहुंचता है और सुनहरे बालों वाली औरत थोड़ी हैरान हो जाती है। उससे जो ऑरा निकल रहा था वह साफ तौर पर घोस्ट मैंशन 2 स्टार का था।
वह कुछ नहीं कहती और ग्रुप को गुफा के अंदर ले जाती है। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद वे जल्दी ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। हीरो तुरंत आगे बढ़ता है और सबके मना करने के बावजूद गर्म लावा को छू लेता है। एक जोरदार धमाका होता है और गर्म हवा की एक लहर बाहर निकलती है। उसी पल सिस्टम स्वर्ग और पृथ्वी की एक अनोखी चीज इनर फायर का पता लगाता है और हीरो के लिए एक नई तकनीक बनाता है, ब्लेजिंग फायर ब्लेड तकनीक। एक बार इस्तेमाल करने पर हर बार एक आग के धमाके जैसा होता है। ब्लेड आग की एक मोटी परत से ढक जाता है और साथ ही उसमें बिजली की एक लहर भी दौड़ती है। लड़ाई में ब्लेड की घनी आग जबरदस्त ताकत के साथ बाहर निकलेगी। यह ब्लेड हीरो की लंबी तलवार के लिए एकदम सही है और इसमें ज्यादा तापमान पर जलाने वाली खासियत भी है। हीरो अपने कंपाइलेशन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके उस तकनीक को अपने ब्लेड में डाल देता है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। अब ऐसा लग रहा था मानो ब्लेड पर गर्म पिघला हुआ लावा बह रहा हो। हीरो अपने अंदर मौजूद अपार शक्ति को महसूस करता है और मन ही मन खुश होता है। उसके इनर फायर को सोखने के बाद उस इलाके की स्पिरिचुअल एनर्जी कम तीव्र हो जाती है, जिससे यह सबके साधना करने के लिए उपयुक्त हो जाती है। कुछ मिनट बाद उनके पीछे से 3 लोग दिखाई देते हैं। उन्होंने भी स्पिरिचुअल एनर्जी के उतार चढ़ाव को महसूस किया था और वे उसे ढूंढते हुए आए थे। सुनहरे बालों वाली औरत को पता चलता है कि वे तीनों सिर्फ घोस्ट मैंशन 1 स्टार के हैं और वह कोई झगड़ा नहीं करना चाहती, इसलिए वह उन्हें अपनी टीम के साथ साधना करने के लिए बुलाती है। हालांकि उस ग्रुप का लीडर उन पर हंसता है और कहता है कि सुनहरे बालों वाली औरत के अलावा बाकी तीनों कुछ भी नहीं हैं और उन्हें दफा हो जाने के लिए कहता है। इससे सुनहरे बालों वाली औरत को बहुत गुस्सा आता है। तभी हीरो अपनी आग वाली ब्लेड पकड़े हुए उनके बीच आ जाता है। वह ठंडे अंदाज में कहता है, क्या एक कमजोर लड़की को परेशान करना इतनी बड़ी बात है? फिर वह ब्लेड को जमीन में घोंप देता है और आग की एक भयानक लहर उठती है, जिसकी तेज गर्मी उन गुंडों के चेहरों पर पड़ती है। जब हीरो उन पर अपनी ब्लेड तानता है तो उन तीनों की बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं होती। उन्हें यकीन है कि अगर उसने हमला किया तो वे पल भर में जलकर राख हो जाएंगे। वे पीछे मुड़कर देखे बिना ही भाग जाते हैं। हीरो को ग्रुप की तारीफ भरी निगाहें महसूस होती हैं और थोड़ा अजीब महसूस करते हुए वह मुस्कुराता है और उनसे कहता है कि वह जा रहा है। सुनहरे बालों वाली महिला उसकी भयानक शक्ति को महसूस करके अवाक रह जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना शक्तिशाली मास्टर सामने आएगा और तुरंत फैसला करती है कि उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को यह रिपोर्ट करना होगा और उसे भर्ती करने की कोशिश करनी होगी। स्पिरिचुअल एनर्जी एसोसिएशन को जल्दी ही उसकी रिपोर्ट मिल जाती है। वे भी हैरान हैं कि इतना हाई लेवल कल्टीवेटर सामने आया है और वे उत्साहित हैं, लेकिन नहीं जानते कि उसे कैसे भर्ती किया जाए। वे क्या सोचेंगे अगर उन्हें पता चले कि तथाकथित हाई लेवल एट्रीब्यूट्स सभी एक ही व्यक्ति के हैं? घर जाते समय हीरो देखता है कि गुफा में उसके द्वारा मचाया गया हंगामा पहले ही ऑनलाइन पोस्ट और डिस्कस किया जा चुका है, लेकिन वह किसी और चीज को लेकर ज्यादा चिंतित है। उस सारी यंग एट्रीब्यूट एनर्जी को सोखने के बाद उसे लगता है कि अब अगले लेवल पर ब्रेक थ्रू करने का समय आ गया है, इसलिए वह अपने घर के पास के पहाड़ के पीछे चला जाता है। उसी समय चांदी जैसे बालों वाली महिला जो अभी अभी उस माहौल को ठीक कर रही थी, जिसे हीरो ने पहले नष्ट कर दिया था, अचानक एक चकाचौंध कर देने वाला मिनी सूरज दिखती है। स्पिरिचुअल एनर्जी की अनगिनत धाराएं एक फैंटम डिवाइन एक्स बनाती हैं। ऐसी अविश्वसनीय घटना को देखकर वह तुरंत समझ जाती है कि यह हीरो है और रोशनी की ओर दौड़ पड़ती है। इस बार वह उससे मिलने के लिए दृढ़ है। घर जाते समय हीरो देखता है कि गुफा में उसके द्वारा मचाया गया हंगामा पहले ही ऑनलाइन पोस्ट और डिस्कस किया जा चुका है, लेकिन वह किसी और चीज को लेकर ज्यादा चिंतित है। उस सारी यंग एट्रीब्यूट एनर्जी को सोखने के बाद उसे लगता है कि अब अगले लेवल पर ब्रेक थ्रू करने का समय आ गया है। इसलिए वह अपने घर के पास के पहाड़ के पीछे चला जाता है। उसी समय चांदी जैसे बालों वाली महिला
जो अभी अभी उस माहौल को ठीक कर रही थी जिसे हीरो ने पहले नष्ट कर दिया था। अचानक एक चकाचौंध कर देने वाला मिनी सूरज दिखती है। स्पिरिचुअल एनर्जी की अनगिनत धाराएं एक फैंटम डिवाइन एक्स बनाती हैं। ऐसी अविश्वसनीय घटना को देखकर वह तुरंत समझ जाती है कि यह हीरो है और रोशनी की ओर दौड़ पड़ती है। इस बार वह उससे मिलने के लिए दृढ़ है। बस कुछ ही पल पहले हीरो द्वारा गोल्डन यांग ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद हवा में मौजूद सारी यांग एट्रीब्यूट एनर्जी उसने सोख ली। उसकी ऑरा अपने चरम पर पहुंच गई और डिवाइन एक्स फैंटम पूरी तरह से बन गया। यह देखने वाली चांदी जैसे बालों वाली महिला पूरी तरह से हैरान है। डिवाइन एक्स को एक्टिवेट करते समय स्पिरिचुअल एनर्जी की हर धारा अनगिनत परीक्षाओं को पार करती हुई लगती है, जो सच्ची ठोस कल्टीवेशन का सबूत है। उसे याद आता है कि कैसे उसने 3 स्टार पर ब्रेक थ्रू करने में जल्दबाजी की थी, अपने डिवाइन एक्स को एक्टिवेट करने में गलती कर दी और 1 हफ्ते तक अस्पताल में पड़ी रही। यह ज्यादातर कल्टीवेटर्स में एक आम कमी है। हीरो को इतना स्थिर और शांत देखकर वह मान लेती है कि वह जरूर कई सालों का माहिर होगा। दिव्य कुल्हाड़ी चल पड़ती है। उसे तीसरी बार घुमाने के बाद नायक घोस्ट मैंशन 3 स्टार के स्तर पर पहुंच जाता है। जब चांदी जैसे बालों वाली महिला आखिरकार उसकी जगह पर पहुंचती है तो उसे वहां कोई नहीं मिलता, लेकिन वो हार नहीं मानती। वह सुरागों की तलाश जारी रखती है। निराश होकर वह हवा में चिल्लाती है, सीनियर, आप अभी तक गए नहीं होंगे। और सच में नायक एक पेड़ की डाल पर छिपा हुआ है। उसने ध्यान दिया था कि पिछले कुछ दिनों से कोई उसकी जासूसी कर रहा है। वह यह जानने के लिए उत्सुक है कि वह कौन है। महिला खुद से बात करती है। अपना परिचय कल्टीवेटर एसोसिएशन से बताकर वह डरते डरते नायक से एसोसिएशन में शामिल होने की विनती करती है। नायक अब और चुप नहीं रहता और उससे पूछता है कि उसे कैसे पता कि वह शामिल होने में दिलचस्पी नहीं रखता। वह एसोसिएशन में शामिल होने और भविष्य के दुश्मनों से एक साथ लड़ने के फायदे बताती है। यहां तक कि वह सच बोल रही है यह साबित करने के लिए उसे अपनी आईडी भी दिखाती है। नायक इस महिला से थोड़ा प्रभावित होता है, जो कभी लंबी दूरी की दौड़ की चैंपियन थी। उसके पिछले जीवन में जिस एसोसिएशन से वह थी, वह एक शक्तिशाली दुश्मन के कारण विफल हो गई थी, जिससे मानवता लगभग खत्म हो गई थी। महिला बताती है कि एसोसिएशन में शामिल होने के अपने फायदे हैं और नायक के लिए यह नुकसान से ज्यादा फायदेमंद होगा। नायक इस पर विचार करता है। वह फैसला करता है कि वह कुछ कामों में उसकी मदद कर सकता है, उसे जरूरी सहायता देकर, लेकिन इसके अलावा वह चाहता है कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए। वह उसकी बातों से जानता है कि एसोसिएशन उसके जैसे दुर्लभ गुण वाले कल्टीवेटर को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाएगी। सुचिंगेंग नाम की वह महिला मान जाती है। वह एसोसिएशन को रिपोर्ट करती है, उनकी मुलाकात के बारे में सच और झूठ को सावधानी से मिलाकर। खुशकिस्मती से नायक के लिए एसोसिएशन के पास निपटने के लिए और भी जरूरी मामले हैं। एक रहस्यमय प्रेत द्वार सामने आ गया है। उसमें से क्रूर और बेरहम जीव निकल रहे हैं। वे अपने आसपास को भ्रष्ट करने के लिए बहाल हो रही आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जो इंसानों को खाने वाले उत्परिवर्तित जानवरों में बदल जाते हैं। कुछ खुद को प्राकृतिक आपदाओं के रूप में छिपा लेते हैं, लोगों को मारकर और अपने इलाके बनाकर। अगर उन्हें तुरंत खत्म नहीं किया गया तो उनका विनाशकारी गुण मानव दुनिया को खत्म करता रहेगा। इस बीच नायक के घर पर शांत मौसम अचानक गरज और बिजली के साथ एक भयंकर तूफान में बदल जाता है। जैसे कोई कल्टीवेटर दिव्य आपदा से गुजर रहा हो, सरकार एक सार्वजनिक सुरक्षा घोषणा जारी करती है, सभी से घर के अंदर रहने का आग्रह करते हुए। नायक का इलाका सील कर दिया गया है, लेकिन उसे महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। बिजली के गुण वाली आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव हल्का और अस्पष्ट है। वह इस नतीजे पर पहुंचता है कि यह जरूर आध्यात्मिक ऊर्जा की बहाली की एक और गड़बड़ी है, और वह बिजली गिरने की दिशा में जाने का फैसला करता है, अपने घर के पीछे पहाड़ों में। और जैसा सोचा था, जैसे ही वह पास पहुंचता है,
सिस्टम एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा बहाली के दूषण की घोषणा करता है। उसी समय कल्टीवेटर एसोसिएशन में वे पहाड़ पर बिजली की ऊर्जा की जांच कर चुके हैं और उसे अनुमानित खतरा स्तर एस दिया है। उनके एसोसिएशन में कोई भी केंद्र के करीब नहीं जा सकता, यहां तक कि एक घोस्ट मैंशन 3 स्टार का भी मरना तय होगा। एसोसिएशन तुरंत पहाड़ को सील करने का आदेश देता है। दूसरी ओर हमारा नायक चोटी पर गिरती बिजली को देखता है। किनारे पर लाइटनिंग एट्रीब्यूट ज्यादा शुद्ध नहीं है। उसे नाखोंग पर्वत की चोटी पर जाना ही होगा, क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा की बहाली अभी अभी शुरू हुई है। भले ही म्यूटेटेड जानवर उसके लिए कोई खतरा नहीं है, वह जानता है कि भविष्य के भयानक दुश्मनों का सामना करने के लिए उसे और भी ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी। उसका यांग एट्रीब्यूट और ब्लेजिंग ब्लेड उसे भविष्य का संभावित सूर्यदेव बनाते हैं, और यह बिजली की शक्ति खुद को मजबूत करने का एक मौका है। ताकत की उसकी इच्छा उसे हजारों बिजलियों के झटकों को सहने के लिए मजबूर करती है। जैसे जैसे वह अपनी चढ़ाई जारी रखता है, अचानक बिजली का एक शक्तिशाली झटका लगता है और ठीक उसके सामने फट जाता है। वह अपनी तलवार घुमाता है, लेकिन वह उसकी भयानक शक्ति का मुकाबला नहीं कर पाता। उसकी गोल्डन यांग ब्रीदिंग टेक्निक से मिली सुरक्षा के बावजूद बिजली उसके बचाव को भेद देती है और उसके यांग एट्रीब्यूट पर हावी हो जाती है। यह सुप्रीम लाइटनिंग एट्रीब्यूट एक दिव्य दंड की तरह है जो उस पर लगातार दबाव बना रहा है, उसे गिराने की कोशिश कर रहा है। नायक ऊपर देखता है, यह सोचते हुए कि वह इसे कैसे वश में कर सकता है। वह बिजली का एक और झटका नीचे आते हुए देखता है, इसलिए वह अपनी गोल्डन यांग ब्रीदिंग टेक्निक को पूरी ताकत से एक्टिवेट करता है और बिना बचे चकाचौंध कर देने वाली बिजली की ओर वार करता है। नायक के मुंह से खून का फव्वारा निकलता है। बिजली उसके शरीर को भेद देती है, जिससे उसे झुलसा देने वाला झंझनाता हुआ दर्द होता है। लेकिन वह रुकता नहीं है। वह भारी दबाव सहते हुए कदम दर कदम केंद्र की ओर बढ़ता है। जैसे जैसे वह करीब पहुंचता है, बिजली को उसके विरोध का एहसास होता है। अनथीन बिजलियों की एक बौछार उसकी ओर गिरती है। यह चकाचौंध कर देने वाला नजारा मीलों दूर से देखा जा सकता है। सिस्टम एक शक्तिशाली लाइटनिंग एट्रीब्यूट का पता लगाने की घोषणा करता है। एक पल में नायक को डिवाइन थंडर 100 फोर्जिंग टेक्निक मिलती है, जो उसे दिव्य बिजली को अपने शरीर में सोखने की अनुमति देती है, जिससे उसका मांस और खून कुछ दिव्य चीज में बदल जाता है। यांग एट्रीब्यूट के विपरीत लाइटनिंग एट्रीब्यूट एक टॉप टियर पावर हाउस है, हमले और बचाव दोनों के लिए। उसे महसूस होता है कि उसकी हड्डियां और नसें शक्तिशाली रूप से मजबूत हो रही हैं, और यह प्रक्रिया पूरी तरह से दर्द रहित है। उसे नए कंपाइलेशन पॉइंट्स भी मिलते हैं, जिनका उपयोग किसी वस्तु में सुप्रीम लाइटनिंग एट्रीब्यूट डालने के लिए किया जा सकता है। न्याय की यह शक्ति सभी बुरी ताकतों का विनाश है। उसकी तलवार में पहले से ही यांग एट्रीब्यूट है, और एक नया एट्रीब्यूट जोड़ने से वह अस्थिर हो जाएगी, इसलिए वह अपना ध्यान अपनी दाहिनी बाह पर केंद्रित करता है। और इसी तरह हीरो को दुर्लभ बिजली की शक्ति मिलने के बाद उसके बिजली वाले हाथ का जन्म होता है। नॉक सन माउंटेन पर भयानक बिजली धीरे धीरे गायब हो जाती है। यह एसोसिएशन की भविष्यवाणियों से अलग था, जिसमें कहा गया था कि इसमें 3 दिन लगेंगे, इसलिए वे तुरंत पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। और जल्दी ही उन्हें एक ऐसे कल्टीवेटर के निशान मिलते हैं जो तूफान के दौरान ऊपर गया था। इससे आध्यात्मिक ऊर्जा संघ की सेना को झटका लगता है। एक लेवल एस की असामान्यता उनके पास जाने के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक थी, फिर भी कोई वहां गया। उन्हें डर है कि अगर इतना शक्तिशाली व्यक्ति एक खतरा निकला तो उसके परिणाम बहुत भयानक होंगे। इसलिए वे उसे हर कीमत पर खोजने का फैसला करते हैं और उसे टायरेंट का खिताब देते हैं। अचानक हान ली को यांग गुण वाले कल्टीवेटर की याद आती है और वह सू चिनयांग से उसकी जांच के बारे में पूछने के लिए मुड़ता है। वह शांत होने का नाटक करती है और उसे असली और मनगढ़ंत जानकारी की मिलीजुली रिपोर्ट देती है। यह कभी नहीं बताती कि उसका उससे सीधा संपर्क हुआ था। हान ली सिर हिलाता है और कुछ नहीं कहता।
और मुड़कर सभी को नॉक सन माउंटेन की असामान्यता को एक प्राकृतिक घटना बताकर छिपाने का आदेश देता है। इस बीच घर वापस आकर हीरो को अपने नए बिजली वाले हाथ की शक्ति महसूस होने लगती है। अब यह उसके शरीर का सबसे कठोर हिस्सा है। वह विनाशकारी बिजली जो इतनी जबरदस्त थी, अब उसे छोटे, संभालने लायक गोलों में इकट्ठा किया जा सकता है। सिस्टम उसे बताता है कि यह परम बिजली की शक्ति दुष्ट जीवों को 300% क्रिटिकल डैमेज दे सकती है। हीरो इसे आजमाने के लिए बेचैन है। उसी पल वह जिस फोरम को फॉलो करता है उस पर एक केमिकल फैक्ट्री में हुए बड़े धमाके की खबर पोस्ट होती है, जिसमें अनगिनत लोग मारे गए थे, लेकिन कमेंट सेक्शन कुछ और ही कहानी बताता है। फैक्ट्री के पास के लोग कहते हैं कि उन्हें एक भयावह, बुरी ऊर्जा महसूस हुई। हीरो एक पल के लिए सोचता है। उसे अपने पिछले जीवन में मिले दुष्ट जीव याद आते हैं। उन्हें परछाइयों और अंधेरे से बाहर आना पसंद है। मूल रूप से वे कोई भी जानवर या पौधा हो सकते थे, लेकिन म्यूटेट होने के बाद उनमें चेतना आ गई, गुस्से से भरी शक्ति और बढ़ी हुई समझ भी। शिकार को पकड़ने और मारने की उनकी क्षमता तुरंत भयानक रूप से बढ़ जाती है, जो उन्हें उस म्यूटेट हुए खरगोश से सैकड़ों गुना ज्यादा खतरनाक बना देती है, जिससे वह पहले लड़ा था। उन्हें किसी भी हाल में और विकसित नहीं होने दिया जा सकता। उसी समय केमिकल फैक्ट्री के पास आध्यात्मिक ऊर्जा संघ के डिस्ट्रॉयर्स की एक टीम किसी चीज का पीछा कर रही है, जिसे वे अपना लक्ष्य झूयी कहते हैं। बैम्बू लीफ। उनका लीडर गंभीर है क्योंकि इस झूयी को इंसानों को खाना पसंद है। एसोसिएशन की मदद के बावजूद इस छोटी टीम को अपनी ताकत पर ही भरोसा करना होगा। आखिरकार पूरे देश में म्यूटेशन हो रहे हैं और हेडक्वार्टर बहुत व्यस्त है। इस झूयी को केवल लेवल बी का खतरा माना जाता है, हालांकि क्योंकि सू चेंग-यिन पास में है, हेडक्वार्टर ने दर्जनों मील दूर से उसे मदद के लिए भेजा है। दोनों टीमों के मिलने के बाद हीरो को उस विशाल म्यूटेट हुए चूहे की गंदी ऊर्जा पहले से ही महसूस हो रही है। वे जल्दी से म्यूटेटेड चूहे झूयी को ढूंढ लेते हैं। वे तुरंत अलग हो जाते हैं और उस जानवर पर कई तरफ से हमला करते हैं। विशाल चूहा सुक्विंगेंग और उसकी टीम को देख लेता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन वे जल्दी से उसे घेर लेते हैं। उनमें से एक हवा में ऊंची छलांग लगाता है और अपनी तलवार से चूहे की पीठ पर वार करता है। चूहा दर्द से चिल्लाता है और उसकी पीठ से पंखों का एक जोड़ा निकल आता है। वह एक ध्वनि तरंग छोड़ता है जो टीम को बिखरने पर मजबूर कर देती है। फिर वह अपने मुंह में ऊर्जा इकट्ठा करता है और एक धार उगलता है। संक्षारक हरे धुंध की यह डार्क एट्रीब्यूट की शक्ति है। यह जिस भी चीज को छूता है वह सड़कर गल जाती है। एक उच्च स्तरीय काउंटर एट्रीब्यूट के बिना टीम जहरीले धुंध में घुसने का जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं करती। म्यूटेटेड चूहा मौके का फायदा उठाता है, भागने के लिए अपने पंख फैलाता है और आखिरकार एक फैक्ट्री में पहुंच जाता है। सुक्विंगेंग सुरक्षित रहने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की सघनता की जांच करती है। चूहे की पिछली रीडिंग 49 थी, लेकिन फैक्ट्री में यह संख्या 80 है, जिसका मतलब है कि यहां एक से ज्यादा म्यूटेटेड जानवर हैं। खतरे को भांपकर टीम निकलने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। म्यूटेटेड चूहे और एक विशाल म्यूटेटेड सांप ने शिकार करने के लिए हाथ मिला लिया है। घना जहरीला धुंध सुक्विंगेंग को उसकी टीम से अलग कर देता है। जानवर उन्हें एक एक करके खत्म करना शुरू कर देते हैं। सुक्विंगेंग को एहसास होता है कि क्या हो रहा है। उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि म्यूटेटेड चूहे में अपने प्राकृतिक दुश्मन के साथ सहयोग करने की बुद्धि है। अब उन्हें न केवल सांप से लड़ना है, बल्कि जहरीले धुंध को भी सहना है। जैसे ही उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से खत्म होती है, वह हार मानने ही वाली होती है कि गिर जाती है। अचानक एक दीवार टूट जाती है और एक चकाचौंध करने वाली रोशनी पूरी फैक्ट्री को रोशन कर देती है। विशाल सांप नायक को देखता है और हमला करने के लिए अपना मुंह खोलता है। जैसे ही वह बचता है, म्यूटेटेड चूहा मौका देखकर उसकी दाहिनी बाह पर काट लेता है, लेकिन नायक को कोई परवाह नहीं होती। उसकी बाह से बिजली का एक भयानक झटका निकलता है।
विशाल चूहा नष्ट हो जाता है। फिर नायक अपनी तलवार अपने पीछे मौजूद विशाल सांप की ओर मोड़ता है। वह उत्सुक है कि सांप सूरज से क्यों नहीं डरता। उसका पहला वार सांप को गुस्सा दिला देता है, जो अंधे गुस्से में उस पर हमला करता है। नायक हमले से बच जाता है और सांप पर वापस एक आग भरा वार करता है, जिससे उसका सिर 2 हिस्सों में फट जाता है। उसे आश्चर्य होता है कि सांप में खुद को ठीक करने की क्षमता है और हमले से वह मरता नहीं है। लेकिन नायक का वार सिर्फ यांग एट्रीब्यूट के बारे में नहीं था। एक पल में बिजली का एक धमाका पूरी फैक्ट्री में गूंजता है। बिजली का एक क्षेत्र सांप के पूरे शरीर को घेर लेता है। यह वह शक्ति है जिसे उसने अपनी तलवार में डाला था, आग की लपटों को वापस खींचने और सांप के शरीर में बिजली भेजने के लिए इसका इस्तेमाल करते हुए। चूहा आसानी से जलकर राख हो गया था और सूरज के सामने कमजोर था, लेकिन सांप अलग था। वह दुनिया के स्तर की एक आपदा बन चुका था। मरते मरते भी वह उसे काटने में कामयाब रहा। अगर नायक के पास जहर को शुद्ध करने के लिए गोल्डन यांग ब्रीदिंग तकनीक नहीं होती और अपने शरीर को मजबूत करने के लिए बिजली की शक्ति नहीं होती, तो कोई और तुरंत मारा जाता। उन 2 दैत्यों से निपटने के बाद नायक उस औरत को देख लेता है जो उसका पीछा कर रही थी और कुटिलता से मुस्कुराता है, यह जानते हुए कि वह बेहोश होने का नाटक कर रही है। सुक्विंगेंग समझ जाती है कि उसका नाटक पकड़ा गया है और शर्म से लाल अपना चेहरा हाथों से ढक लेती है। इससे पहले उसने कभी उसका चेहरा नहीं देखा था और मान लिया था कि वह नहीं चाहता कि कोई उसकी असली पहचान देखे। वह उसे धन्यवाद देती है, वह उसका धन्यवाद स्वीकार करता है और जाने के लिए मुड़ जाता है। वह कुछ कहने के लिए अपने हाथ नीचे करती है, लेकिन वह छत पर कूदता है और गायब हो जाता है। वह इतनी जल्दी इसलिए चला गया क्योंकि वह यह जांचना चाहता था कि क्या सिस्टम कोई तकनीक बना सकता है डार्क एट्रीब्यूट से, लेकिन उसने उस असहज ठंडे एहसास को कम आंका था जो उसे इससे मिला, और सिस्टम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस बीच सुक्विंगेंग अपनी दिन की टीम को जगाने में व्यस्त है। जैसे ही वे होश में आते हैं, वे अपने बगल में 2 मरे हुए दैत्यों को देखते हैं और डर जाते हैं। वह उन्हें बताती है कि जिस युवा एट्रीब्यूट मास्टर का वह पीछा कर रही थी, उसी ने उन्हें हराया था। जैसे ही वे उसकी ताकत पर अचंभित होते हैं, वे डार्क एट्रीब्यूट के अवशेष इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही टीम लीडर एक कदम बढ़ाता है, वह गलती से विशाल सांप के मांस के एक टुकड़े पर पैर रख देता है। उसके पैर के नीचे से बिजली की एक कड़कड़ाहट के साथ चिंगारी निकलती है। यह उन्हें पूरी तरह से भ्रमित कर देता है। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि वह एक युवा एट्रीब्यूट कल्टीवेटर था? सुक्विंगेंग भी हैरान है। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि नायक के पास एक और हाई लेवल एट्रीब्यूट है। उसके दिमाग में एक जंगली, अविश्वसनीय विचार बनता है। एक डुअल हाई लेवल एट्रीब्यूट कल्टीवेटर, वह एक सच्चा दानव है। जल्द ही एसोसिएशन को उसकी रिपोर्ट मिलती है और वह घटनास्थल पर एक टीम भेजती है। उनका मुख्य लक्ष्य बची हुई आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा करना है और पीछे छोड़े गए सुरागों का विश्लेषण करना है। आधे घंटे बाद जांच का यह निष्कर्ष निकलता है कि म्यूटेटेड चूहे और विशाल सांप दोनों से 99% संभावना है कि एक ही व्यक्ति ने निपटा है। हालांकि वे मानसिक रूप से तैयार थे, फिर भी हर कोई हैरान है। उन्होंने कभी किसी के पास 2 हाई लेवल एट्रीब्यूट होने के बारे में नहीं सुना है। सुक्विंगेंग जानती है कि वह अब और कुछ नहीं छिपा सकती और पूरी स्थिति की रिपोर्ट एसोसिएशन को देती है। इस बार एसोसिएशन का रवैया अलग है। वे तुरंत नायक की निगरानी करने के उसके मिशन को रद्द कर देते हैं। बड़े अधिकारियों का मानना है कि चूंकि नायक ने लोगों को बचाया और उस असामान्यता को खत्म कर दिया, यह साबित करता है कि वह एसोसिएशन के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं है। बुरा प्रभाव डालने से बचने के लिए वे ऐसा कुछ भी नहीं करने का फैसला करते हैं जिससे वह असहज हो। स्थिति को देखते हुए सुक्विंगेंग इस संभावना की भी रिपोर्ट करती है कि नायक के पास एक आध्यात्मिक हथियार है। यह एसोसिएशन के नेतृत्व को पूरी तरह से चौंका देता है। अपनी राक्षसी प्रतिभा के बावजूद उसके पास एक आध्यात्मिक हथियार नहीं होना चाहिए।
जब आध्यात्मिक ऊर्जा अभी अभी बहाल होनी शुरू हुई है, सुचिंगेन बताती है कि आध्यात्मिक हथियार में यांग विशेषता है, जिससे वे एक संभावना पर पहुंचते हैं। नायक का स्तर इतना ऊंचा है कि वह एक आध्यात्मिक हथियार बनाने वाला मास्टर हो सकता है, जो अपने दम पर आध्यात्मिक हथियार बना सकता है। लेकिन पूरी दुनिया में आध्यात्मिक हथियार बनाने वाले मास्टर सबसे अमीर और सबसे स्थापित लोगों में से होते हैं, नायक जैसा कोई युवा नहीं। और अब जब उसने 2 उच्चस्तरीय विशेषताएं दिखाई हैं, तो क्या उसके पास तीसरी भी हो सकती है? दुनिया में किसी के पास भी 3 विशेषताएं नहीं हैं। अगर इसकी पुष्टि हो जाती है, तो रिकॉर्ड फिर से लिखने पड़ेंगे। नायक अब घर वापस आकर नहा रहा है। आध्यात्मिक ऊर्जा को बहाल हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, फिर भी अजीब जीव पहले से ही इतनी हिंसक हरकतें कर रहे हैं। कई साधक अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। सबसे प्रतिभाशाली केवल घोस्ट मैंशन पर हैं। 1 स्टार देश और पहले साधक एक अस्थायी शांति की स्थिति में है। अजीब जीवों को अभी भी सरकार के नियंत्रण में माना जाता है और अभी तक कोई भी शुरुआती साधकों के बीच बड़े संघर्ष नहीं हुए हैं, भले ही लोग ऑनलाइन खतरों पर चर्चा कर रहे हों। सरकार सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कह रही है। यह बताता है कि सरकार चेतावनी जारी करना चाहती है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी और इतने सारे अजीब जीवों के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा की बहाली के युग के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। वे केवल शांति की मौजूदा स्थिति को बनाए रखने की कोशिश कर सकते हैं। नायक जिस बात को लेकर वास्तव में चिंतित है, वह इन जानवरों का तेजी से विकास है। आज जिन डार्क एट्रीब्यूट वाले जीवों से उसका सामना हुआ, वे इसका एक प्रमुख उदाहरण हैं। उन्हें छूने के बाद वह जानता है कि वे डार्क एट्रीब्यूट की एक उप प्रजाति हैं। सभी साधकों का अभिशाप। हालांकि वे असली डार्क एट्रीब्यूट जितने शक्तिशाली नहीं हैं। जिन राक्षसों का उसने अपने पिछले जीवन में सामना किया था, ऐसे जीव जो पूरे देश को नष्ट कर सकते थे और एक महाद्वीप में आतंक फैला सकते थे। अगर वह उस वीरान फैक्ट्री में नहीं गया होता, तो सुचिंगेन और उसकी टीम निश्चित रूप से मर गई होती। डार्क एट्रीब्यूट की बस एक छोटी सी उप प्रजाति ही उसे एक भयानक ठंडक देने के लिए काफी थी। डार्क एट्रीब्यूट का खतरा बहुत बड़ा है। भले ही सिस्टम कहता है कि वह अभी तक डार्क एट्रीब्यूट को अवशोषित नहीं कर सकता, नायक का मानना है कि यह केवल समय की बात है। अगर वह अंततः एक ऐसी विशेषता हासिल कर लेता है जो पूरी मानवता का मुकाबला करती है, तो यह एक गेम चेंजर होगा और आने वाले संघर्ष में पासा पलटने की कुंजी होगी। अब उसके पास गोल्डन यांग ब्रीदिंग तकनीक, यांग एट्रीब्यूट, डिवाइन थंडर 100 फोर्जरीज, लाइटनिंग एट्रीब्यूट और ब्लेजिंग फायर ब्लेड तकनीक, इनर फायर एट्रीब्यूट है। वह वस्तुतः किसी भी अन्य साधक से बेजोड़ है, लेकिन उसे अब भी लगता है कि यह काफी नहीं है। तभी उसका फोन बजता है। यह उसकी मौसी का फोन है। वह अपनी बेटी, यानी उसकी चचेरी बहन, को एक स्टडी एक्टिविटी के लिए कुछ दिनों तक उसके साथ रहने की व्यवस्था करना चाहती है। उसकी अपनी होशियार चचेरी बहन के बारे में अच्छी राय है और वह मना नहीं करता, लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं है कि यह सिर्फ एक बहाना है। उसकी चैट लॉग्स में उसकी कजिन असल में दूसरे साधकों से बात कर रही है। उनका मकसद एक ऐसा शहर लगता है जहां कई अजीब मौतें हुई हैं। एक ऐसी बात जिससे उसकी कजिन की मां पूरी तरह से अनजान है। अगले दिन उसकी कजिन एक सूटकेस के साथ उसके दरवाजे पर पहुंचती है। हीरो दरवाजा खोलता है और एक पल के लिए वह अपने सामने खड़े इंसान को पहचान नहीं पाता है। तुम लिनी हो? वह पूछता है। वह थोड़ी घबरा जाती है, उसे समझ नहीं आता कि क्या कहे। वे अंदर जाकर खाना खाने बैठते हैं। माहौल अजीब हो जाता है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे बता देना। थोड़ी देर बाद वह उसे एक अतिरिक्त कमरे की चाबी देता है। यह अतिरिक्त चाबी है। मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। तुम्हारा कमरा हॉल के ठीक सामने है। जैसे ही वह अपने कमरे में लौटता है, उसे राहत की सांस आती है। लेकिन हीरो पूरी तरह से सतर्क है। वह शांति से उसे देखता है,
अपना शक जाहिर न करने की कोशिश करता है। जब वह सोफे पर थी, मुझे एक अजीब आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस हुई, हल्की लेकिन मौजूद थी। क्या वह भी एक साधक बन गई है? अपने कमरे में फांग यी अपनी टीम के साथियों को मैसेज करने में लगी है। 81 साल की एक खूबसूरत महिला कहती है कि उन्हें सही समय का इंतजार करना होगा। बातचीत खत्म होने के बाद वह फैसला करती है कि अभी के लिए साधना न करना ही बेहतर है, क्योंकि अगर उसके कजिन को पता चल गया तो समझाना मुश्किल होगा। 3 दिन बीत जाते हैं और हीरो को किसी और के साथ रहना थोड़ा अजीब लगता है। मेरी कजिन के साथ रहने से मेरी साधना में रुकावट आ रही है। मेरा ध्यान बार बार टूटता है। वह ध्यान लगाने के लिए अपने कमरे में वापस जाने का फैसला करता है। तभी लिनी खाना बनाना खत्म करती है और उसे विनम्रता से खाने के लिए बुलाती है। कजिन, खाना तैयार है। हमने टमाटर ब्रेस्ड बीफ के साथ खीरे का सलाद और कॉर्न रिब सूप बनाया है। वह विनम्रता से जवाब देता है, शुक्रिया, तुम बहुत अच्छी हो, बस बर्तन छोड़ दो, मैं उन्हें उठा लूंगा। वह धीरे से मना करती है, कोई बात नहीं, मैं यहां रह रही हूं इसलिए मुझे ये काम करने चाहिए। हीरो छिपकर उसे देखता है। वह बहुत ज्यादा विनम्र है, बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाली है और उसमें थोड़ी सफाई की सनक भी है। जैसे ही वे खाते हैं, उसका फोन अचानक बजता है। वे दोनों चौंक जाते हैं। वह पहले बोलता है, क्या हुआ, किसी दोस्त का फोन है? वह इस मौके का फायदा उठाकर चला जाता है, जिससे वह हैरान रह जाती है। तुम बात करो, मैं पहले अपने कमरे में वापस जाता हूं। उसे उसका व्यवहार थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती। वह फोन का जवाब देने के लिए जल्दी से अपने कमरे में लौट जाती है। क्या स्वर्ग पृथ्वी का महाबदलाव कल हो रहा है? कब? दोपहर 3 बजे। चिंता मत करो, मैं वहां पहुंच जाऊंगी। जैसे ही वह अपनी टीम के साथियों से डोंगहुआ टाउन में मीटिंग के बारे में बात करती है, हीरो उसकी खिड़की के बाहर हवा में तैर रहा होता है और छिपकर सब कुछ सुन रहा होता है। डोंगहुआ उपनगरों का एक मशहूर शहर है, जो यहां से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। अचानक कमरे के अंदर से ऊर्जा की एक लहर उसका ध्यान खींचती है। उसे आखिरकार अपना जवाब मिल गया। उसकी चचेरी बहन भी इस नए युग में एक कल्टीवेटर है। वह उसे कल्टीवेशन करते हुए देखता है और हैरान रह जाता है। यह अच्छी बात है कि मेरी मौजूदा ताकत उसे मेरा पता लगाने से रोक रही है। वह सिर्फ एक हाई स्कूल की छात्रा है। फिर भी वह पहले ही इस स्तर तक पहुंच चुकी है और उसमें कामयाबी के संकेत भी दिख रहे हैं। वह उसकी हरकतों का विश्लेषण करना जारी रखता है। तो समर कैंप एक झूठ था। स्वर्ग और पृथ्वी का महान परिवर्तन ही उसके यहां होने का असली कारण है। उसे इस जगह के बारे में कहीं से पता चला होगा और यहां आने का बहाना बनाया। वह धीरे से दीवार को छूता है। स्वर्ग और पृथ्वी का हर महान परिवर्तन मेरे लिए अपनी ताकत बढ़ाने और एक नई तरह की शक्ति हासिल करने का एक अवसर और मौका दोनों है। कहानी के और दिलचस्प होने पर हीरो की दिलचस्पी बढ़ जाती है। वह कुटिलता से मुस्कुराता है, यह सोचते हुए कि इस बार जुंगवा टाउन में कौन सा गुण प्रकट होगा। पलक झपकते ही वह उत्सुकता से पानी के ऊपर से तेजी से गुजरता है। चाहे वह कुछ भी हो, वह मेरा है। इस बीच जब फांग यी अपनी तकनीक का अभ्यास कर रही होती है, तो उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है और वह चारों ओर देखती है। अजीब बात है, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, वह बड़बड़ाती है, हालांकि वह अभी भी उलझन में है। क्या वह एक वहम था? मुझे यकीन था कि कोई मुझे देख रहा है। जुंगवा टाउन में माहौल जीवंत और भीड़-भाड़ वाला है। अचानक सामने के गेट से एक आवाज गूंजती है। यह उस व्यक्ति की आवाज है जिसे $5 का धोखा दिया गया था, जिससे उसने ऑनलाइन बात की थी। वह चलकर आता है और उसे चिढ़ाता है। अपने चचेरे भाई के साथ रहना कैसा चल रहा है? क्या वह हैंडसम है? लेनी उसकी शक्ल की तुलना करने के लिए रुकती है। वह ठीक ठाक है, मेरा अंदाजा है। उसकी शक्ल बहुत सामान्य है।
उस तरह का मशहूर हैंडसम लड़का नहीं जिसे तुम पसंद करती हो। धोखेबाज अंदर से थोड़ा निराश दिखता है। उसके बगल में खड़ी 81 साल की खूबसूरत महिला हंसती है और कहती है, भूलो मत, जबकि मैंने एक बार कहा था कि वह लाखों लोगों में से सिर्फ एक औसत इंसान थी। उनकी टीम के बाकी सदस्य पहले से ही इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद सफेद जैकेट पहने एक आदमी बोलता है, सब लोग यहां हैं, चलो काम की बात करते हैं। लेनी का ध्यान एक गायब सदस्य पर जाता है और वह पूछती है, ओह, क्या वह इस बार फिर नहीं आ रही है? वह आदमी बेरुखी से जवाब देता है, वह नहीं आ रही है। जैसे ही वे सब निकलते हैं, 81 साल की खूबसूरत महिला लेनी को दिलासा देती है। वह हमेशा इतनी रहस्यमयी रहती है, हमें इसकी आदत हो गई है। चलो चलते हैं। उसी समय हीरो पहले से ही वहां है और उन्हें दूर से देख रहा है। वह सब कुछ सुनता है और थोड़ी हिचकिचाहट महसूस करता है। ऐसा लगता है कि मेरी चचेरी बहन की टीम इतनी मजबूत है कि वे चुपचाप काम कर सकें। वह हर व्यक्ति का विश्लेषण करता है। सबसे कमजोर घोस्ट मैंशन 2 स्टार के स्थिर चरण में है, और जिस आदमी ने अभी बात की वह घोस्ट मैंशन 3 स्टार तक पहुंच गया है। उसने यह भी सुना कि एक मजबूत, अक्सर गायब रहने वाला सदस्य है। वह इस मशहूर शहर के पहाड़ों पर की स्थिति की कड़ियों को जोड़ने लगता है। नजारा और भी उदास होता जा रहा है। एक जानी पहचानी आवाज हालात के बारे में बताती है कि अचानक कहीं से एक लटकती हुई बेल सामने आ जाती है, बिल्कुल जैक और बीनस्टॉक की कहानी की तरह। वह ध्यान से अपने आसपास का जायजा लेता है और बताता है, इस इलाके में बेलें कहीं भी अचानक उगाती हैं। वे एक जगह पर स्थिर नहीं है। यह उन चीजों से अलग है जो दूसरे शुरुआती कल्टीवेटर्स ने देखी है। यह हर किसी की समझ से परे है। यह साफ तौर पर स्वर्ग और पृथ्वी का बदलाव है, लेकिन इसका मौसम या जमीन के ढहने और फिर से बनने से कोई लेना देना नहीं है। यह हवा में से निकली एक अजीब चीज है जो न तो कोई आवाज करती है और न ही सूरज की रोशनी छोड़ती है। यह बस चुपचाप चलती है और पलक झपकते ही दिखाई देती है। अब तक सभी लोग तय की गई जगह पर इकट्ठा हो चुके हैं। अपने सामने का नजारा देखकर वह खूबसूरत 81 साल की महिला हैरान रह जाती है। हे भगवान, क्या यह वही है? वह उन विशाल बेलों को घूरते हुए कहती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अगर उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो उसके लिए यह मानना मुश्किल होता कि यह सच है। जिस आदमी से $5 ठगे गए थे, उसके चेहरे पर अचानक एक अजीब सा भाव आ जाता है। सुनो, शायद हमें आगे नहीं जाना चाहिए, वह कहता है। फांगी उलझन में दिखती है। क्या हुआ? वह आदमी उस भयानक नज़ारे से डरकर कांप रहा है। वह अपनी वजह बताना शुरू करता है, इसे देखकर मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया है। मैंने इंटरनेट फोरम पर अफवाहें सुनी हैं। अतीत को याद करते हुए उसकी आवाज धीमी पड़ जाती है। मेरा एक दोस्त एक टीम में था जिसने उन बेलों के पास जाने की कोशिश की थी। वे सभी बहुत ज्यादा शक्तिशाली कल्टीवेटर्स थे। वह आदमी कांप जाता है जब वह अपने दिमाग में चल रहे भयानक दृश्य के बारे में बताता है। लेकिन अंदर जाने के बाद वे सब गायब हो गए। सदमे से उसकी आवाज कांप रही है। मुझे लग रहा है कि हमारे साथ भी वही होने वाला है। वह हिम्मत करके सच कबूल करता है, मैं एक मूर्ख था। मुझे लगा कि मैं एक कल्टीवेटर होने का जोखिम आसानी से उठा सकता हूं, या तो शानदार जीत होगी या पूरी तरह से विनाश। लेकिन इसे देखकर मुझे एक अनजाना डर महसूस हो रहा है। मेरा दिल कह रहा है कि हम एक उच्चस्तरीय स्वर्ग और पृथ्वी की विसंगति का सामना कर रहे हैं। एक शक्तिशाली, अज्ञात और बिल्कुल नई। हताश होकर वह मानता है, मैं यहां मरना नहीं चाहता। मैं पीछे हटना चाहता हूं। लिन उसे शांत करने की कोशिश करती है। तुम सही हो, हम सब इसे महसूस कर सकते हैं, वह समझाती है। इन लकड़ी तत्व वाली बेलों के अंदर एक वीरान आभा है। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे बयां करूं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे समय के किसी भंवर में खींचे जा रहे हों। सब कुछ सड़ जाता है और जीवन खत्म हो जाता है।
इसीलिए यह हमें इतना बेचैन और बीमार महसूस कराता है, जैसे कि यह हमारी जिंदगी को ही निगल जाना चाहता हो। वह उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन यही एक सच्चे मार्शल कल्टीवेटर का रास्ता है। वह दृढ़ संकल्प के साथ कहती है। ऊपर से नायक देखता है, यह आभा बहुत ज्यादा काली है। मैंने अब तक जितनी भी स्वर्ग और पृथ्वी की घटनाएं देखी हैं, उनमें से डार्क एट्रीब्यूट विसंगतियों के अलावा ये लताएं सबसे ज्यादा बेचैन करने वाली हैं। वह प्रभावित है। वे लोग यहां साधना करने का फैसला करके सच में बहुत बहादुर हैं। वह ध्यान देता है कि ये लताएं जो असल में जीवन का प्रतीक होती हैं, उनसे एक उदास और बेजान एहसास आ रहा है, जैसे कि वे मर चुकी हों, आत्मा के बिना बस एक जीवित जीव की नकल कर रही हो। लिनी एक ऊंची चट्टान पर खड़ी होती है और ऐलान करती है, हमारे पास सोचने का समय नहीं है, हम खतरे को यहीं से महसूस करेंगे। वह उन्हें सावधानी से निर्देश देती है, ऐसी जगह पर रहना जहां तुम सब एक दूसरे को देख सको, ज्यादा दूर मत जाना। सब लोग ध्यान से सुनो। उसे लगता है कि यही सबसे सुरक्षित तरीका है। फिर वह एक पेड़ की डाल पर साधना करना शुरू कर देती है। हमारा नायक यह देखकर प्रभावित हो जाता है। बिल्कुल भी बुरा नहीं है। वह बहुत सावधान है और ऐसी दूरी से शक्ति को महसूस कर रही है जो न तो बहुत पास है और न ही बहुत दूर। वह एक सच्ची स्कॉलर है जो बिना लापरवाह या कायर बने फायदों को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी जगह का हिसाब लगा रही है। उसकी शक्ति अपने चरम पर पहुंच रही है। वह थोड़ा हैरान है। क्या वह ब्रेक थ्रू करने वाली है? वह इतनी जल्दी 3 स्टार की दहलीज पर पहुंच गई। मेरी इस कजिन में सचमुच एक असाधारण प्रतिभा है। 81 साल की कल्टीवेटर हैरानी से चिल्लाती है। एक घोस्ट मैंशन 3 स्टार। लेनी, तुम कमाल की हो। वह आदमी जिसे $5 का चूना लगा था वह भी चौंक जाता है। एक 3 स्टार पेड़ के नीचे क्यों है? लताएं फैलना और आगे बढ़ना शुरू कर देती हैं। घुंघराले बालों वाला नौजवान तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, बुरी खबर है, लताएं हमारी तरफ आ रही हैं। 81 साल की कल्टीवेटर चिल्लाती है, क्या? उन्हें इतनी दूर से हमारा पता कैसे चल गया? अचानक वे सभी लताओं में लिपट जाते हैं और चिल्लाते हैं, मेरी मदद करो। वह आदमी जिसे $5 का चूना लगा था चिल्लाता है, भागो। अगर हम नहीं भागे तो हम यहीं पक्का मर जाएंगे। उसे एहसास होता है कि लिन ई के ब्रेक थ्रू ने बहुत ज्यादा हलचल मचा दी है और वे किसी भी कीमत पर लताओं को खुद को पकड़ने नहीं दे सकते। एक बार वे लिपट गए तो वह वीरान औरा तुरंत उनसे चिपक जाएगा और वे एक पल में घुल जाएंगे। इस अफरातफरी के दौरान फांगी अभी भी अपनी साधना पर ध्यान दे रही है। खतरे से बेखबर 81 साल की कल्टीवेटर दूसरों को रोकती है, नहीं, हम अभी नहीं जा सकते। फांगी खतरे में पड़ जाएगी। वह आदमी जिसे $5 का चूना लगा था गुस्से से प्रतिक्रिया करता है, तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? क्या मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल उसे बचाने के लिए करूं? उसने यहां साधना करने का फैसला किया और अब वह स्वार्थी बनकर ब्रेक थ्रू करने जा रही है। क्या वह ताकतवर बनने के लिए मेरी जान जोखिम में डालना चाहती है? घुंघराले बालों वाला नौजवान बीच में बोलता है, तुम बहुत छोटे हो, अपनी भावनाओं को खुद पर हावी मत होने दो, हम तो बस इत्तेफाक से मिले हैं। उसके चेहरे पर एक घूंसा पड़ता है। वह खूबसूरत 81 साल की महिला दृढ़ता से कहती है, तो फिर दफा हो जाओ यहां से। मैं कभी भी अपनी टीम के साथी को नहीं छोड़ूंगी। नायक यह सब देखता रहता है। ऐसा लगता है कि मेरी कजिन को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। वह तो बस एक स्टूडेंट है। ये लताएं इतनी भयानक हैं, मुझे यह भी नहीं पता कि मेरी मौजूदा ताकत उसे बचा भी सकती है या नहीं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वह एक फैसला करता है, मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसका ख्याल रखूंगा। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता। इस बीच वो खूबसूरत 81 साल की महिला बेलों को तोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन एक पल की लापरवाही में एक बेल उसके पैर में लिपट जाती है। काफी संघर्ष के बाद बेलें उस पर हावी हो जाती हैं। अचानक
एक बेल लिन के कल्टीवेशन के चारों ओर मौजूद बैरियर की तरफ चुभती है। हीरो अचानक अपने आग वाले हथियार के साथ प्रकट होता है। वो 81 साल की महिला और वो आदमी जिससे $5 ठगे गए थे, दोनों ही चिंतित और असहाय हैं। उसके हथियार से निकली आग की लपटें तेजी से जमीन से टकराती हैं और उस हमले से एक भूकंप आता है जो सब कुछ अस्तव्यस्त कर देता है। अपने इस प्रदर्शन के बाद हीरो जमीन पर उतरता है और हर कोई हैरान रह जाता है। बेलें पीछे हट गई हैं और उन्होंने हमला करना बंद कर दिया है। हर एक बेल तुरंत जलकर राख हो जाती है। हीरो की परछाई एक शानदार अंदाज में उभरती है। घुंघराले बालों वाले नौजवान को एहसास होता है कि वह भी एक कल्टीवेटर है। वह यह तय करता है कि उसके पास निश्चित रूप से परम यांग एट्रीब्यूट है। यह बात समझ में आती है। केवल इतने उच्च स्तर के एट्रीब्यूट वाला कोई व्यक्ति ही ऐसा जोखिम उठाने की हिम्मत करेगा और इन उजाड़ बेलों को पीछे हटने पर मजबूर कर देगा। घुंघराले बालों वाला नौजवान मन ही मन जलता है। वही क्यों? मैं खुद को बेहद प्रतिभाशाली मानता हूं। बहुत कम समय में मैं घोस्ट मैंशन 3 स्टार तक पहुंच गया। घुंघराले बालों वाला नौजवान मन में सोचता है। पूरे देश में इस तरह की गति वाले मुट्ठी भर कल्टीवेटर ही हैं। वह सोचता है, उस रहस्यमयी मॉन्स्टर की तो बात ही छोड़ दो। लिनिया की प्रतिभा तो बस मेरे बराबर है, लेकिन हमारा हीरो हाथ में हथियार लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार है। घुंघराले बालों वाला नौजवान सोचता है, अगर ऐसे कल्टीवेटर मौजूद हैं तो हम क्या हैं? क्या हम बस छोटे छोटे सितारे हैं जो एक चमकते चांद की पृष्ठभूमि बनने के लिए हैं? उसने सिर्फ मुझे ही नहीं कुचला, उसने हम सभी शुरुआती कल्टीवेटर्स को कुचल दिया। वह स्तब्ध है। वह किस तरह का प्राणी है? हीरो के सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है। परम वुड एट्रीब्यूट का पता चला, स्वचालित रूप से रिकॉर्डिंग हो रही है। फिर सिस्टम घोषणा करता है कि रिकॉर्डिंग सफल हुई। इस शक्ति में लगातार खुद को ठीक करने की क्षमता शामिल है। तेजी से ठीक होने के लिए आसपास की जीवन शक्ति को सोखना। वह वुड एट्रीब्यूट तकनीक का विश्लेषण करता है। यह बहुत शक्तिशाली है। जब तक आसपास जीवन शक्ति है, यह एक ऐसी मशीन है जो कभी नहीं रुकती और खुद को रिचार्ज करती रहती है। इस पल हीरो एट्रीब्यूट को निकालना शुरू कर देता है। सिस्टम घोषणा करता है, सफलतापूर्वक निकाला गया। डेसोलेट एट्रीब्यूट अब जीवन शक्ति को खत्म करने के लिए डेसोलेट ऑरा को सक्रिय कर सकता है। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। अंधेरे में उसकी आंखों की पुतलियां शानदार पन्ने जैसी हरी चमक रही हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि ये बेलें केवल इतने खतरनाक इलाके में ही उग सकती हैं। वह अपनी तलवार जमीन में गाड़ देता है और उसके शरीर से एक गर्म ऑरा निकलती है। अगर यह कहीं और उगती, मुझे डर है कि यह दर्जनों मील के दायरे में हर चीज की जीवन शक्ति चूस लेती। वह पीछे मुड़कर देखता है। यह डेसोलेट एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा हावी होने वाला है। यह जबरदस्ती दूसरों की जीवन शक्ति छीन लेता है। पीछे से उस खूबसूरत 81 साल की महिला की आवाज आती है, हमें बचाने के लिए शुक्रिया, बड़े भाई। उसका शरीर बुरी तरह घायल है और वह लड़खड़ाते हुए नायक के पास आती है, शुक्रिया, अगर आप नहीं आते तो हम सब जरूर मर जाते। आपका यह एहसान हम कैसे चुकाएंगे? लेकिन वह एक रौबदार बॉस की तरह बर्ताव करता है, बेरुखी से हाथ हिलाकर चला जाता है। कोई जरूरत नहीं, फिर मिलेंगे। वह मन ही मन सोचता है, मैं तो बस इनकी खबर के पीछे पीछे यहां आया हूं। मुझे भरपूर जीवन शक्ति और वीरान गुण मिल गए हैं। असल में फायदा तो मेरा ही हुआ है। ठगा हुआ आदमी और घुंघराले बालों वाला नौजवान चिंता से नायक को देख रहे थे। जहां तक उनके पहले के झगड़ों की बात है, मुझे अब से अपने चचेरे भाई की हरकतों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। फिर वह अपनी तेज तलवार पकड़कर उड़ जाता है। वह जानता है कि लोगों का असली चेहरा सबसे आसानी से दिखता है। खतरे के समय में और जब कोई बड़ी मुसीबत आती है तो एक बिखरी हुई टीम सुरक्षित नहीं रहेगी। $5 गंवाने वाला आदमी नायक को गायब होते हुए बस देखता रह जाता है और फिर पूछता है, वह इतनी जल्दी चला गया? अब हम क्या करें?
घुंघराले बालों वाला आदमी उसे ताना मारते हुए दिखता है। क्या तुम्हें उसे पहले न बचाने का अफसोस है? वह शांति से लिनी को देखता है, जो अभी भी अपने सुरक्षा कवच में है और 2 औरतों से बात करता है। अब खतरा टल गया है। लिनी 3 स्टार स्तर पर पहुंच गई है। हमारे लिए सबसे अच्छा यही है कि हम साथ रहें। तभी लिनी अपनी आंखें खोलती है। यह देखकर वे तीनों एक साथ बोल पड़ते हैं। अरे, तुम जाग गईं? घुंघराले बालों वाला आदमी जल्दी से अपने साथियों को याद दिलाता है। चलो देखते हैं कि क्या वह इतनी समझदार है कि हमारी दोस्ती को टूटने न दे। इस पर ध्यान देने के बजाय हमें उस रहस्यमय आदमी के बारे में सोचना चाहिए। फांग ये उलझन में चारों ओर देखती है। क्या हुआ? अचानक उसकी नज़र अपने पास के जलते हुए पेड़ के तने पर पड़ती है और तेजी से उससे दूर हट जाती है। उस यांग गुण वाली आभा बहुत शक्तिशाली है। इतनी दूर से भी मैं उसकी भयानक झुलसाने वाली गर्मी महसूस कर सकती हूँ। घुंघराले बालों वाला आदमी अपनी धाक जमाने के लिए उत्सुक उसे बाद में हुई सारी घटना बताने की पेशकश करता है। जैसे ही लिनी घर की ओर चलती है, उसके मन में वही कहानी बार बार चल रही थी। क्या कोई सच में इतना ताकतवर हो सकता है? उसे नायक के बारे में उसका बताया हुआ याद आता है कि वह किसी दैत्य से कम नहीं था। उसने बताया था कि कैसे जिन बेलों को वे काट नहीं पा रहे थे, उन्हें एक ही बार में काट दिया गया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो विशाल बेलें अब सिकुड़ गई हैं और उनके पास आने से कतरा रही हैं। फांग ये दरवाजा खोलती है। उसका दिमाग अभी भी दौड़ रहा था। यह उस आदमी की हैरान कर देने वाली ताकत है। भले ही वह चला गया है, बेलें अभी भी चूजों की तरह शांत हैं, पहले की तरह अपनी बेकाबू चीखती चिल्लाती हालत में बिल्कुल नहीं। वह अंदर कदम रखती है और नायक उससे कहता है, तुम आ गई। वह उसकी तरफ देखता है, चिंता का दिखावा करते हुए। तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही। लिन वाई घबराकर अपना चेहरा खुजलाती है और कोई बहाना बना देती है। यह बस एक स्टडी ट्रिप थी, इसलिए मैं थोड़ी थक गई हूं। हीरो सिर हिलाता है। तुमने बहुत मेहनत की, जाओ थोड़ा आराम कर लो। हम रात के खाने के लिए बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। वह जवाब देती है, ठीक है। फांग ये अपने पीछे दरवाजा बंद करती है और सोचते हुए उस पर टिक जाती है। उसके ब्रेक थ्रू ने उसकी बहुत ऊर्जा ले ली थी। अपनी शक्तियों को एक्टिवेट करने और आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए बहुत ज्यादा एकाग्रता की जरूरत होती है, जो सीधे 1 महीने तक जागते रहने से भी ज्यादा थका देने वाला है। वह अपने बिस्तर पर गिर जाती है और आलस से अपना फोन स्क्रॉल करने लगती है। यह अच्छी बात है कि मैं अब कोई आम इंसान नहीं हूं। मैं कुछ रातों तक न सोने से मरूंगी नहीं। मैं अपनी पूरी जान लगा रही हूं, लेकिन वह जानती है कि एक साधक के रूप में यही उसकी नियति है। दुनिया एक बड़े बदलाव से गुजर रही है। अचानक हीरो के लिए ईर्ष्या की एक लहर उसे घेर लेती है। मेरी कजिन जैसी सामान्य जिंदगी मेरे लिए नामुमकिन है। उसके फोन पर एक नया मैसेज उसे चौंका देता है। गेरान उसे मैसेज करती है और कहती है कि उस शक्तिशाली साधक के किसी भी संकेत के बारे में उसे रिपोर्ट करे। लिन को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। गेरान, यह पहली बार है जब उसने इस ग्रुप चैट में कुछ कहा है। वह जल्दी से जवाब देती है, गेरान, मेरा एक सवाल है। क्या तुम्हें लगता है कि जिसने हमें बचाया वह वही व्यक्ति हो सकता है जो पहले डार्क रिवर ड्रैगन की मांद में मशहूर था? अगर वह सच में वही मास्टर है, तो वह हमें उसी समय क्यों बचाएगा? हीरो के बारे में खबरें और चर्चाएं ऑनलाइन फैल रही हैं। ब्रेकिंग न्यूज, सीनियर यांग एट्रीब्यूट मास्टर फिर से प्रकट हुए हैं। इंद्रधनुष की तरह तलवार का एक ही वार सूरज को भेद देता है। जाहिर तौर पर किसी ने वैसी ही रोशनी और विस्फोट देखा था दूषित डार्क रिवर ड्रैगन की मांद में। हीरो के हमले की वजह से हमें गुफा से भागने पर मजबूर होना पड़ा। हमारे देश में किसी भी साधक में उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं है। अगर तुम भविष्य में उसे किसी अनोमलस एरिया में देखो, तो सावधान रहना और अपनी मर्जी से दूर रहना। शाम होने पर ही हीरो साइकिल लेकर घर से निकला।
वह अपनी बाइक पर बैठता है और उसके दिमाग में एक हिसाब चल रहा होता है। अब फांग यी शायद मेरे आसपास अपनी सतर्कता कम कर देगी। इस तरह बाहर जाने पर उसे शक नहीं होगा कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं। वह अंधेरे में साइकिल चलाता है और इस मौके का इस्तेमाल यह पता लगाने के लिए करता है कि डेसोलेट एट्रीब्यूट को कैसे स्वीकार किया जाए। डेसोलेट एट्रीब्यूट पौधों के जीवन के साथ ज्यादा अनुकूल है। वह साइकिल चलाते हुए सोचता है, लेकिन आखिरकार यह एक दुष्ट एट्रीब्यूट है। इसका स्वभाव संक्षारक है और इसे अपने ऊपर इस्तेमाल करने से बुरा रिएक्शन हो सकता है। हालांकि वह डेसोलेट एट्रीब्यूट का उपयोग करने के लिए उत्सुक है। वह इसके दुष्प्रभावों से भी डरता है। इसके अलावा हो सकता है कि यह मेरे पास पहले से मौजूद लाइटनिंग एट्रीब्यूट के साथ अनुकूल न हो। अंत में हीरो यह निष्कर्ष निकालता है कि सबसे अच्छा तरीका उस अजीब, विचित्र पौधे जैसी कोई चीज ढूंढना है। आसमान से लटकती बेलें इसलिए थीं क्योंकि उन्होंने घनी आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया था। यह इस स्वचनित विकास के माध्यम से था कि उन्होंने डेसोलेट एट्रीब्यूट हासिल किया। जैसे ही वह यह सोचता है, वो एक शातिर मुस्कान देता है और बुदबुदाता है, अब मुझे पता है कहाँ जाना है। फिर वो अपनी रफ्तार बढ़ा देता है और साइकिल घने जंगल में तेजी से घुस जाती है। कुछ ही देर बाद वो अपनी बाइक एक सिटी फॉरेस्ट पार्क में रोकता है। वो धीरे धीरे घास वाले मैदान पर चलता है और खुद से कहता है, मुझे एक ऐसा पौधा चुनना होगा जो ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा का तालमेल बना सके मेरे साथ, और साथ ही इस किस्मत को पाने के लिए एक तरह का अपनापन दिखाए। ऐसा कहने के बाद वो अपनी आंखें बंद करता है और अपनी शक्ति को छोड़ता है। उसका शरीर हवा में तैरने लगता है और उसके अंदर से आध्यात्मिक ऊर्जा की एक धारा निकलती है। वो उन्हें देखता है और हैरान हुए बिना नहीं रह पाता। क्या पौधे आध्यात्मिक ऊर्जा पर ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं? पत्तियों के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रतिक्रिया और भी ज्यादा तीव्र होती जा रही है, बहुत शक्तिशाली, लेकिन फिर भी यह काफी नहीं है। मुझे इसे और ज्यादा शक्तिशाली बनाना होगा। उसके हाथों में भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा होती है, लेकिन यह उसे संतुष्ट करने के लिए काफी नहीं है। मुझे और शक्ति चाहिए। अचानक उसका ध्यान किसी चीज पर जाता है। उसके सामने एक छोटा सा चमकता हुआ फूल है। वो जमीन पर धीरे धीरे झूम रहा है। वो उसे देखता है और खुद से पूछता है, क्या यह वही है? बिना किसी हिचकिचाहट के वो फूल की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। उसकी पंखुड़ियां तुरंत उसकी उंगली से चिपक जाती हैं, पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा सोखने के बाद। उसकी पंखुड़ियां और अंदर का हिस्सा फूल जाता है। नायक उसमें बहुत दिलचस्पी दिखाता है। वो मन ही मन सोचता है, इसमें कितनी जान है। यह जंगली फूल साफ तौर पर एक पौधा है, लेकिन जब यह आध्यात्मिक ऊर्जा के संपर्क में आता है तो यह एक भूखे छोटे कुत्ते की तरह हो जाता है। ऊर्जा चूसने के बाद यह मेरी उंगली से खुद को रगड़ भी रहा है। वो धीरे से छोटे फूल को सहलाता है। उस शांत जगह में उसकी गहरी आवाज एक इकरार की तरह लगती है। इस पूरे जंगल में सिर्फ तुम ही मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा पर सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहे हो। तुम उजाड़ गुण के लिए बहुत उपयुक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें चुनूंगा। क्या तुम तैयार हो? फूल सिर हिलाता है। फिर नायक अपनी शक्ति को उजागर करता है। फूल के चारों ओर हवा की एक भयानक लहर दिखाई देती है जो सारी घास को उड़ा देती है। सिस्टम नायक से पूछता है कि क्या वो इस वस्तु से उजाड़ गुण को जोड़ना चाहता है। वो फूल को अपने हाथ में उठाता है और बिना हिचकिचाए जवाब देता है, हाँ। उसके अंदर से एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा निकलती है और वो अपने सामने वाले जीव को हैरानी से देखता है। फूल, जो अब उजाड़ गुण से भर गया है, धीरे धीरे झूमता है और एक हल्की नीली रोशनी से चमक रहा है और हिलता रहता है जैसे कि वो नायक की आंखों के सामने कुछ करना चाहता हो। फूल अपने आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को सोखना शुरू कर देता है। एक पल में ही जंगल मुरझा जाता है और सिर्फ वो फूल अकेला खड़ा रह जाता है। नायक को यह मानना पड़ता है कि उजाड़ शक्ति किसी राक्षस के हाथ की तरह भयानक है। फूल बिना रुके लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा सोखता रहता है। वह हैरान है कि सिर्फ 3 सेकंड में इसने लगभग पूरे जंगल की जान चूस ली। यह बहुत ज्यादा ताकतवर है।
पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा सोखने पर यह फूल बढ़ता है। हीरो बिना सोचे समझे उसे तोड़ लेता है, थोड़ा चिंतित होकर। इससे आध्यात्मिक ऊर्जा संघ के लोग यहां आ जाएंगे। जंगल में अपनी यात्रा को याद करते हुए वह देखता है कि एक सिक्योरिटी कैमरा उसकी हरकतों पर नजर रख रहा है। वह जानता है कि यह शहर के बीच का एक पार्क है। आध्यात्मिक ऊर्जा संघ निश्चित रूप से ध्यान दे रहा होगा, क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा की वापसी सभी पौधों को खतरनाक बना देती है। वह यह देखकर थोड़ा चौंक जाता है कि जड़ से उखड़ने के बाद भी फूल अभी भी लालच से आध्यात्मिक ऊर्जा सोख रहा है। वह हैरान है कि यह बिना जड़ों के जीवित रह सकता है और यहां तक कि खुद को विकसित करना भी जारी रख सकता है। वह मुस्कुराता है, फूल को छेड़ते हुए। पहले की तरह बेपरवाह सोखने की तुलना में अब यह बहुत ज्यादा कोमल है। भले ही इसे जमीन से उखाड़ दिया गया हो, इसकी आध्यात्मिक प्रकृति कम नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि इसे हैंडसम लड़के पसंद हैं और यह धीरे से उसके हाथ से खुद को रगड़ता है। वह उसे प्यार से देखता है। क्या इस गुणधर्म के मिलने के बाद इस पौधे ने विकसित होना शुरू कर दिया है? जैसे इसने अपनी विकास की बेड़ियों को खोल दिया हो। अचानक पास के एक पेड़ पर एक लाल बत्ती चमकती है। एक अलार्म जो संकेत दे रहा है कि एक गड़बड़ी ने सीमा पार कर दी है। हीरो और फूल दोनों चौंक जाते हैं। अच्छा नहीं हुआ, वह सोचता है। निगरानी प्रणाली चालू हो गई। वह फूल को कसकर पकड़ता है और तेजी से भाग जाता है। एक आध्यात्मिक ऊर्जा संयंत्र अनुसंधान विभाग में कमरे की सभी स्क्रीन पर एक साथ रेड अलर्ट दिखाई देता है। अंदर के लोग घबरा जाते हैं। जंगल में यह दो हिस्सों में बंटा हुआ है। एक तरफ जिंदगी से भरपूर है और दूसरी तरफ मुरझाया हुआ और आध्यात्मिक ऊर्जा से खाली है। एक व्यक्ति की कलाई के मॉनिटर पर एक चेतावनी दिखाई देती है और सुरक्षात्मक गियर पहने एक टीम इलाके का सर्वेक्षण करना शुरू कर देती है। उनमें से एक डिस्प्ले को देखता है और हैरानी से कहता है, यह भयानक है। पहले सिंघुआ यूनिवर्सिटी के उत्तरी गेट पर उतार चढ़ाव केवल 8 के आसपास था। डार्क रिवर ड्रैगन की मांद में 25 थी। उसका सहयोगी सहमत होता है, एक असामान्य आध्यात्मिक ऊर्जा का जमाव। 10 से ज्यादा होने पर सेना के लिए नियंत्रण करना काफी है। इस पार्क में तो शुरुआत में जमाव 10 भी नहीं था। जमीन पर माप उपकरण के साथ एक कर्मचारी ऊपर देखता है। उलझन में हवा में नमी, सतह पर नमी, तापमान, सब कुछ सामान्य है, यहां तक कि सौविकिरण भी ठीक है। एक कर्मचारी ध्यान देता है कि पेड़ ऐसे दिख रहे हैं जैसे कुछ ही सेकंड में उनकी पूरी जिंदगी खींच ली गई हो। दूसरा आगे बढ़ता है, सोचते हुए, पता नहीं किस आध्यात्मिक ऊर्जा के गुणधर्म ने यह किया है। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा और आगे जाना होगा। केंद्र वहीं पर है। कर्मचारी उपरिकेंद्र के पास पहुंचता है। इसके पीछे की आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में जानने की जिज्ञासा में डूबा हुआ। अचानक एक आदमी चिल्लाता है, और पास मत जाओ। वह सभी को चेतावनी देता है कि किसी भी चीज को न छुएं। यह उजाड़ विशेषता है। उसके बगल में खड़ा नौजवान कर्मचारी उलझन में है। चश्मे वाला एक आदमी समझाता है, क्या तुम आसमान में लटकती बेलों के बारे में जानते हो? नौजवान कर्मचारी कांप उठते हैं। वह बेल जो एक दानव की तरह दिखती थी, उसे क्लास ए अनोमली के रूप में वर्गीकृत किया गया था। चश्मे वाला आदमी गंभीरता से जवाब देता है, सही कहा। इसे क्लास ए में इसलिए वर्गीकृत किया गया है क्योंकि यह बेहद खतरनाक है। इसके इतने क्रूर होने और हमारे इतने सारे पूर्वजों को चीर डालने का कारण यह है कि इसमें उजाड़ विशेषता है। एक शक्तिशाली विशेषता जिसमें आसपास के जीवों से जीवन खींचने की क्षमता है और सब कुछ अपने लिए हासिल करने की। नौजवान कर्मचारी डर के मारे अपनी सांस रोक लेता है। दूसरा कर्मचारी जो आगे बढ़ने वाला था, कृतज्ञता से कहता है, अगर आपने मुझे अभी नहीं रोका होता तो मैं अंदर कदम रखते ही मर गया होता, है ना? वह रुकता है। चश्मे वाला आदमी शांति से जवाब देता है, जिन पौधों ने उजाड़ विशेषता को जागृत कर लिया है उन्हें डेड जोन माना जा सकता है। जो कोई भी उनमें कदम रखता है उसकी जीवन शक्ति निगल ली जाएगी।
मैंने एक बार उजाड़ विशेषता वाले एक और पौधे के बारे में एक दस्तावेज पढ़ा था। हमारे देश में थोंगतोंग में प्राचीन वृक्ष का निषिद्ध क्षेत्र। सड़े हुए प्राचीन पेड़ की छवि जंगल को दूषित कर देती है, उसे एक निषिद्ध क्षेत्र में बदल देती है, जहां पास आने वाले किसी भी जीवित प्राणी को छेद दिया जाता है। चश्मे वाले आदमी को सोचते हुए पसीना आ जाता है। स्वर्ग और पृथ्वी के इस महान परिवर्तन के तहत पौधों के उत्परिवर्तन को कम नहीं आंका जा सकता। वर्तमान स्थिति के आधार पर उजाड़ विशेषता सबसे शक्तिशाली प्रकार की विशेषता है जिसे पौधे जागृत कर सकते हैं। अब प्राचीन पेड़ और बेलों के अलावा एक नई उजाड़ अनोमली सामने आई है। अचानक एक हाथ उसके कंधे पर आता है। हाथ का मालिक बोलता है, मैंने स्थिति के बारे में सुन लिया है, अपने पीछे वाले व्यक्ति को देखकर। चश्मे वाला आदमी आश्चर्य से कहता है, हान ली, सुरक्षात्मक गियर पकड़े हुए लोग आदेशों का इंतजार करते हैं। हान ली आदेश देता है, यहां के सभी शोधकर्ता अपने सुरक्षात्मक सूट पहने और हमारे साथ दूषित क्षेत्र में प्रवेश करें। एक एक करके वे अपने सुरक्षात्मक गियर पहनते हैं। उनके कदम दृढ़ और निश्चित हैं जैसे वे आगे बढ़ते हैं। समूह आगे बढ़ता है, उनकी टॉर्च आसपास की जांच कर रही है। लगातार रिपोर्टें आती हैं, उजाड़ आभा कमजोर हो गई है। लेकिन उजाड़ प्राणी के कोई संकेत नहीं है। हान ली सुछिंगेंग की ओर मुड़कर कहता है, हमें आगे जाकर टोह लेने दो। वह मान जाती है। वे दोनों तुरंत एक घुटने पर बैठ जाते हैं और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा छोड़ते हैं। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा सांपों की तरह बाहर निकलती है, सुराग खोजते हुए। अचानक उन दोनों को कुछ महसूस होता है और उनके पसीने छूट जाते हैं। हान ली की आवाज तनावपूर्ण और कांपती हुई है, स्रोत को किसी ने खोदकर निकाल लिया है। चश्मे वाला आदमी हैरान है, यह कैसे हो सकता है? हान ली की आंखों में डर साफ दिख रहा है। उसे यकीन है कि अगर कोई सच में एक उजाड़ निषिद्ध क्षेत्र से स्रोत खोद सकता है तो उस व्यक्ति की पहचान पर गंभीरता से विचार करना होगा। सुछिंगेंग आगे कहती है, हान ली, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन उस महान अस्तित्व के कोई आध्यात्मिक अवशेष नहीं बचे हैं। हान ली एक रिपोर्ट पकड़कर जवाब देता है, हमारे डेटा फिल्टरिंग और विश्लेषण के आधार पर हमें इस व्यक्ति का एक रिकॉर्ड मिला है। उसकी गतिविधियां दो विसंगतियों के स्थानों से मेल खाती हैं। सुछिंगेंग रिपोर्ट लेती है और नायक की जानकारी सामने आ जाती है। वह उसका नाम बुदबुदाती है। फांग हान ली सुछिंगेंग के सामने थोड़ा झुककर कहता है, मैं उसकी सारी फाइलें आपको ट्रांसफर कर दूंगा। बहुत संभावना है कि यह वही व्यक्ति है जिसके साथ आप पहले संपर्क में थी। बाकी सब आपके एसोसिएशन पर निर्भर करता है। सुछिंगेंग कुछ पल चुप रहती है और फिर सहमत हो जाती है। 2 घंटे बाद नायक के घर पर वह गमले में लगे फूल को अपनी मेज पर रखता है। वह हल्की मुस्कान के साथ उसकी पंखुड़ियों से खेलता है। छोटा सफेद फूल आज्ञाकारी ढंग से उसके हाथ से लिपट जाता है। वह मन ही मन हंसता है, मैं पहली बार कोई फूल उगा रहा हूं, मेरे पास एक गमला तक कैसे नहीं है। यह छोटा सा घर तुमने खुद चुना है। अब तुम मेरे हाथ से और नहीं चिपक सकते। वह मन ही मन सोचता है कि अब जब इसके पास उजाड़ गुण है तो यह लगातार साधना करेगा, जिससे यह एक मूल्यवान सहायक बन जाएगा। उसने खुद साधना की है। फूल अपने चारों ओर की आध्यात्मिक ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है। नायक सोचता है कि उजाड़ गुण काफी खास है और लड़ाई में बहुत मददगार हो सकता है, जिसके कई अप्रत्याशित प्रभाव हैं। साथ ही यह बिल्कुल सामान्य और साधारण दिखता है। अगर फांगी इसे देखेगी तो उसके पास शक करने का कोई कारण नहीं होगा। लड़ाई में एक सामान्य रूप छलावरण का सबसे अच्छा तरीका है। फूल को देखते हुए उसका चेहरा शांत है। एक असली लड़ाई में ताकत तो बस एक हिस्सा है। ज्यादा जरूरी यह है कि किसके पास ज्यादा छुपे हुए दाव हैं। अचानक उसका फोन बजता है। फोन करने वाला उसका पड़ोसी वांग लियांग है। नायक फोन उठाता है। नाम पहचानकर, उसका पूरा नाम वांग लियांग है, उसका पड़ोसी और एलिमेंट्री स्कूल से मिडिल स्कूल तक उसका डेस्कमेट।
वे हाई स्कूल में भी यह डेस्क मेट का रिश्ता जारी रखते, लेकिन वांग लियांग ने फैसला किया कि वह एक सैनिक बनना चाहता है। नायक हल्की हंसी के साथ जवाब देता है, अरे तुम वापस आ गए। दूसरी तरफ से खुशी से जवाब आता है, हाँ चलो पुराने अड्डे पर कुछ पीते हैं। नायक पूछता है, इतनी अचानक? वांग लियांग अजीब तरह से अपना सिर खुजलाता है। हाँ, मुझे तुम्हें एक बड़ा राज बताना है। जब तुम सुनोगे तो बेहोश मत हो जाना। वह फोन काट देता है और अपना फोन मेज पर रख देता है। रिपोर्टिंग, मैम। मैंने आपके निर्देशानुसार काम कर दिया है, लेकिन मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा। अगर वो नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, तो क्या हम वांग लियांग के सामने उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं? दो लोग थे, सुचिंगेंग और जीलैन। उसने गंभीरता से बताया। जीलैन ने अपनी उंगली मेज पर पटकी। उसने गंभीर चेहरे के साथ कहा, बस अपना काम अच्छे से करो और कुछ भी फालतू मत करो। अगर वो नहीं है, तो बस उसे एक दोस्त मानो और उसे कुछ सलाह दे देना।